तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ग्रीन क्लाउड को ज़ू निपटा देता है और सीधा ले आकर के जो अपना क्राइम डिपार्टमेंट था, वहाँ पटकता है। इस दौरान सुबह भी हो जाती है और उसको वो जो गॉड का फेस था ना, वो भी दिखाई देता है। बिजलियाँ कौंध रही थी और इससे एक चीज़ समझ में आ चुका था, इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। अब आगे तो गाइस, वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप करके भी ऑप्शन आता है, वो भी करो ताकि मुझे कुछ फ़ायदे मिल सके। अब आगे तो फिलहाल अब सुबह का समय तो हो चुका था, बारिश अभी भी चालू थी। सूर्य की किरणें मान लो ये जो बादल थे वो ब्लॉक कर रहे थे। हवा भी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। एक बंदा अम्ब्रेला लेकर के गलियों में चल रहा था और सोच रहा था कि सबके दिल में कहीं न कहीं बुराई तो होती है और बुरी दुनिया में अगर आप रहते हो तो ईज़िली उसको बाहर निकाल पाते हो। ये बात इसे थंडर ने कहा था, सर्जेंट थंडर ने। बारिश तेज थी और ज़ू के विचार भी अब धीरे-धीरे शांत हो रहे थे। अपने पोर्ट पर ये पहुंच चुका था। धर्मापुट निकालता है और फिर कल्टीवेशन में बैठ जाता है। क्योंकि देखो इसका पोर्ट बहुत सही, आपको पता ही है, तो बाहर क्या हो रहा है इसको पता भी नहीं चलता है। बारिश का भी नहीं, हवा का भी नहीं, और पिल्स वगैरह बनाने में लग जाता है और बहुत सारे ना यहाँ पर पौधे भी लगा देता है, यिन और यांग प्रॉपर्टीज वाले। अब इसका यही था, ये जो जहर बना रहा है ना, इसके साथ एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना कि कितना बेहतर बना है। समय निकलता है और समय तो बारिश तो कम हो गई थी, लेकिन आंधी तूफान काफी बढ़ चुका था। अब क्योंकि इसके थर्माबोर्ड के डिफेंसेस एक्टिवेटेड थे, तो ये काफी सेफ होते हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन गलियों में जो मारा पीटी वो चालू रहती है। दूसरे दिन की भी रात आ जाती है और बारिश तूफान अभी भी चालू था। जू जो कि साधना में अपनी चीजों में लगा रहता था, अचानक से ना एक खतरा फील करता है और तूफान उफान की वजह से इन्हें डर नहीं लगता है। इसको फील होता है कोई तो खतरा है आसपास। बेसिकली देखो, इसने आसपास थोड़े जहर वहर छोड़े रहते हैं, तो वो ये फील करता है कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कि कोई भी देखो इसके अगर तरफ आना चाहेगा ना, तो जहर है बीच में पहले से। और उसके बाद नाव पर भी इसने जहर छोड़े हैं, तो अगर कोई नाव पे चढ़ा गलती से भी, वो जहर भी उसको अफेक्ट करेंगे। अब इसका साइकिक पावर भी बढ़ चुका था, तो वैसे भी ये सेंस कर सकता ना, पत्ती उत्ती में भी थोड़ी भी हरकत सी होती है आसपास, तो ऐसे पता था कोई बाहर वेट कर रहा है। ये तुरंत बाहर निकलता है नाव से, तो एक बंदा खड़ा था अल्कोहल लेके। जो उसकी तरफ देखता है, बंदर है ना वो टोपी, वो काउबॉय हेड जैसा बोलते हैं, वो पहन के रखी थी, और फिर बोलता है, जूनियर ब्रदर मैं हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें पीना पसंद है, तो मैंने बोला साथ में पीते हैं। ये बंदा साथी था एक क्राइम डिपार्टमेंट का, सेम यूनिट में भी था जू के जैसे ही। ये वही बंदा था जिसने एक बार जू को इनवाइट किया था, बट जू मना कर दिया था। जू इसे लुक देता है, फिर वो बंदा भी समझ जाता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, ट्रस्ट कहाँ से कर पाओगे, वैसे भी यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है। फिर वो बोलता है, देखो मेरा कोई बुरा इरादा नहीं, मैं इतना तो बोल सकता हूँ, मैं बस दोस्त बनाना चाहता हूँ, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो ठीक है, मैं चाहता हूँ। वो जैसे पलट रहा था, जो बोलता है ठीक है आ जाओ। लेकिन अब वो बंदा भी ना रुकना नहीं चाहता था, चलने लगता है। 5-6 कदम ही गया होगा, तभी एक डैगर की आवाज आती है इसके पीछे से, बहुत तेजी से। पलटता है, देखता है कि जू बहुत तेजी से अपना सरिया लेके इसकी तरफ बढ़ रहा था। मतलब वो डैगर को तो डॉस कर लेता है और कहता है कि जू क्या कर रहे हो। ये तुरंत कुछ टेक्निक्स यूज करता है, बारिश की बूंदों को तीर जैसा बना देता है और जू की तरफ बढ़ाता है। लेकिन जू तुरंत ही ना इन तीरों को काट देता है, फिर से आगे बढ़ता है इस मिडिल एज मैन की तरफ। बंदे की फटती है, तुरंत ही ना ब्लड यूज करता है अपना, मतलब जीव को दांत से काट के, उससे टेक्निक यूज करके पीछे भागता है फॉग जैसा कुछ बना के। इसने गलती कर दी थी जू के कल्टीवेशन को चेस करने में। जू बहुत तेजी से फिर से आगे बढ़ता है, बंदे की खोपड़ी के पास पहुंच रहा था। उसकी आंखें देख करके ना भाई इस कांस्टेबल की फट जाती है। वो बंदा भी अपना फुल कल्टीवेशन अभी यूज कर रहा था, डिफेंस सा कुछ बना देता है, बट जू इजिली डिफेंसेस तोड़ देता है। लेकिन ना इसके छाती से कुछ तो निकलता है और आवाज से कुछ तो निकल रही थी, जो कि जू के सरिया को ना थोड़ा स्लो कर देती है। अब इस मौके का फायदा उठा करके इतना ही पल क्षण भर का जो समय मिला था, बंदा अल्कोहल जू की तरफ फेंकता और भागता है। फिर जगह आधा दूर आते आते फूट जाता है। इसमें शराब तो बिल्कुल नहीं था, एक जहरीला द्रव्य था। जहां भी वो गिरता है ना जमीन पे, तो वो चीजें पूरी गलने लगती। इवन जू का धर्मापोर्ट के डिफेंसेस भी गलने लगते हैं। आप सोचो, जू को पहले से शक था, इसीलिए जू ने भाई पहले ही इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जू इस तुरंत अपने जो टेक्निक थी कि कंडेंसेशन की, जिस स्क्रिप्चर को ये प्रैक्टिस करता था, उसे एक्टिवेट करता है। आसपास की बारिश को ही कंट्रोल करने लगता है, बारिश की बूंदों को। उससे एक बड़ा सा हाथ बना देता है और उस बंदे को पकड़ लेता है हाथ से ही। बंदे को बीच हवा में लटका देता है। कुछ कहना चाहता था वो, बट जू पहुंचता है, डैगर लेता है अपना और गला, आपको पता है इसकी स्टाइल है, उड़ा देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। अब जो उस बंदे के छाती पे ना कुछ तो बड़ा सा मुंह सा था, जिसने आवाज भी निकाली थी, मैंने बताया था आपको, वो फिर से जू को काटने को देखता है। लेकिन जू के पीछे इस दौरान हॉबगॉब्लिन प्रकट होता है और बारिश का हाथ तो इसने बनाया था, वो इस बंदे को ऐसे जमीन पे ऐसा क्रश कर देता है और जू का जब मुक्का पड़ता है, बंदे की सांस भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बैटल काफी जल्दी खत्म हो जाता है।
जो इस दौरान आसपास देखता कि भाई इसका कोई साथी होती तो नहीं है, लेकिन देखो आप, हवा बहुत तेज थी, बारिश भी अच्छी खासी थी, तो आसपास कोई नहीं था, बस बिजलियां थी जो कि कौंध रही थी। तो जू फिर उसको वो जो पाउडर छिड़क के लाश को गलाता था वो काम कर देता है और फिर थर्मा बोर्ड पे वापस आ जाता है। इसके पास ज्यादा कुछ सामान भी नहीं था इस बंदे के पास। ब्लडी कलर का जेड स्लिप था, इसका टोकन था। मर चुका था तो टोकन अपने आप डार्क हो जाता है, तो उसके मेरिट पॉइंट भी आप नहीं देख सकते और ना ही इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते। देखो अगर आप किसी बंदे के टोकन का पॉइंट अपने में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो जीवित रहना चाहिए। तो जू को अब समझ में आ जाता है कि नहीं, पहले किसी को मारना नहीं है, टोकन से पॉइंट ट्रांसफर करना है फिर मारना है। लेकिन अब जब ये जेड स्लिप देखता तो थोड़ा हैरान होता है। उसमें हिट लिस्ट, उसमें नाम थे, बाउंटी लिस्ट है ना बाहर के दुश्मनों को मारने के लिए, वैसे ही एक हिट लिस्ट था। और हिट लिस्ट किसी बाहरी आदमी ही देते हैं जो सेवन ब्लड आइज के नहीं होंगे। इसके दिमाग में एक ही नाम आता है, पैट्रियार्च गोल्डन वज्रा सेक्ट वाले, और इसके नाम पर 50 स्पिरिचुअल स्टोन्स थे और उनको ही पूरा इन्फॉर्मेशन इसका पता था। देखो बात तो सीधी है। तो आदमी यहाँ तक पहुंच चुका है, अंदर नहीं आ सकता क्योंकि सेक्ट की वजह से, लेकिन अंदर में ही बंदूक को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जू को निपटा दे। अब जू को एक ही चीज लगता है कि इसको कल्टीवेशन जल्दी बढ़ाना पड़ेगा और पैट्रियार्च को निपटाना पड़ेगा। इस दौरान 4 दिन बीत चुके थे और बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। खास करके तीसरे दिन बारिश तो और खतरनाक हो जाती है, लेकिन कैपिटल सिटी का जो फॉर्मेशन था ना वो इन चीजों को कंट्रोल रखता है, पोर्ट वोर्ट को उतना कुछ क्षति नहीं होती है। फाइनली 5वें दिन हवा की रफ्तार स्लो होना शुरू हो जाती है। अब जू क्या करता है ना, अपने थर्माकोट से बाहर निकलता है, मेडिसिनल पिल्स वगैरह अच्छे से रख लेता है। हवा की बूंदों में भी ना एक उनकी खुशबू आ रही थी, क्योंकि देखो क्राइम डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ था भाई, उन लोगों का काम चल रहा था। कुछ मर्डरर्स को भी ये ढूंढ रहे थे क्राइम डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि देखो ज्यादातर डिपार्टमेंट बंद हो जाते जब बारिश तूफान ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ना छिनेती उनेती थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लूटपाट। तो अब उन्हें ढूंढना था, निपटाना था। और क्राइम डिपार्टमेंट के पास ये भी खबर आई थी कि 80 डिसाइपल्स भी मारे गए पोर्ट शहर में, और 7 तो ऐसे थे जो क्राइम डिपार्टमेंट के खुद के बंदे थे, और सोचो बाकी भी 6 पीक्स के मारे गए होंगे। और बारिश में इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो मर्डर वगैरह भी आप समझ सकते हो। एक चीज पता चलता है कि इनके यूनिट 6 का एक बंदा मारा गया है। सो इस दौरान कैप्टन से बात करता है और वो जो सराय के मालक है ना, तो उसके बारे में पूछता है, तो ये बताते वो इंसान तो नहीं है और फर्स्ट पीक के साथ उसका कुछ कनेक्शन है, इसीलिए वो सिटी में परमानेंट रहता है और लॉज वॉज चला रहा है। सबको पता है कि वो कुछ कुछ बुरे लोगों को पालता है, लेकिन फर्स्ट पिक के साथ कनेक्शन होने की वजह से क्राइम डिपार्टमेंट अब क्या ही कर सकता था जब तक कि कुछ बड़ा ना हो जाए। तो जू को पहली बार पता चलता है कि इंसान ही नहीं है भाई जो दिमाग से तेज होते हैं, कुछ और भी लोग हैं, ऐसे प्रजातियां हैं। पहले तो इसका था कि उस लॉज वाले को भी मारना है, बट फिलहाल अब ये नहीं सोचता है। तो क्राइम डिपार्टमेंट गया था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो उसके बाद फिर ये अपना बाहर निकलता है छाता वता लेकर के। मेडिसिनल शॉप पे जाना चाहता था, ये जो पिल्स बनाए थे इसने वाइट पोलोसिस उन्हें बेचना था और भी पौधे खरीदने थे ताकि और भी पिल्स बना सके। अब क्योंकि बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी तो भीड़ भी अब बढ़ रही थी धीरे धीरे गलियों में, लेकिन ये काफी सेफ था। दुकान पे ज्यादा तो लोग नहीं थे, लेकिन वो बंदा किन पेंग जरूर मिलता है। ये वही बंदा था जो इसके साथ ही सेक्ट ज्वाइन किया था। किन पेंग इसको पहचान नहीं पाता क्योंकि जब पहले दिन ये मिले थे तो जू एकदम बंजारे की तरह था, एकदम गंदा था। जू भी कुछ कहता नहीं है। अब दुकान वाला तो इसको पहचान जाता है जू को, क्योंकि जू इससे मिला भी था, वो सेकंड वीक का डिसाइपल, उसे बहुत सी चीजें समझाई भी थी। और फिर दुकान वाला कहता है तुम बहुत सही समय पे आए हो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा आज। एक रहस्यमयी बैग ये निकालता है, 5 लाशें दिखाता है जो कि कुछ ब्लू कलर में दिख रहे थे। लाश मतलब किसी और चीज के पौधे की भी लाश होती है, आप ऐसा समझो, सूखे हुए थे। घोस्ट मतलब भूतों की तरह चेहरे थे, एक रो रहा था, एक हंस रहा था, एक गुस्सा था, ऐसे ऐसे मतलब 5 अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। तो पहचान जाता है, चंभित था कि ये तो वो वाला क्रैब है भाई। इसको इसके बारे में भाई ने बताया था अपने एक लेक्चर में। समुद्र के गहराइयों से ये मिलते हैं, होते जहरीले हैं, खून नीला होता है, काफी जहरीला, लेकिन सही अनुपात में अगर आप मिलाए दवाइयों बनाने में तो भाई खतरनाक दवाइयां बनती है। फिर किनपेंग भी इधर कुछ तो खरीद रहा था, पिल्स वगैरह, उसकी भी नजर उस तरफ जाती है। दुकान वाला कहता है यार तुम पहचान ही गए मतलब। तो जू को जितना ये समझता था ये और अचंभित होता है कि यार ये बंदा बहुत सारे जो सेकंड पीक के डिसाइपल्स हैं उनसे भी खतरनाक है। ये एक विराला जहर है, मतलब जो बहुत कम मिलता है भाई, और ये बंदा उसे भी पहचान गया कि देखो सेकंड पीक वाले ही दवाई के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये बंदा 7वें पीक का होकर के इतना जानता है। जू पूछता है कितने में बेच रहे हैं, तो बोलता है ना बिल्कुल ना, बेच नहीं पाऊंगा मैं। तो बोलता है कि अरे मेरी बॉस ने मांगा था, मैंने बहुत कोशिश करके ये लाया है, तो बॉस को शाम तक आ जाएंगे मतलब वो लेने, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। जू थोड़ा सा निराश फील करता है, अभी तक अपना जो व्हाइट बोलोसिस पिल थे ये निकालता नहीं, थोड़ा समय तक वेट करता है जब तक जाओ किन पेंग वगैरह
पे वो करके निकल ना ले। उसके बाद ये अपना सैक निकालता है, काउंटर पे रखता है कि मैं पौधे खरीदने नहीं आया हूँ फिलहाल, मुझे पिल्स बेचने हैं। शॉपकीपर अचंभित होता है, बैग खोल के देखता है, यार इतने सारे व्हाइट पॉलिसेस, ऐसे कह के बोलता है। और तुरंत उन्हें देखता नहीं है भाई, पहले हाथों धोता है, ग्लोव्स पहनता है, उसके बाद देखता है। टोटल 500 थे संख्या में और बहुत स्मूथ थे, गोल थे, खुशबू लगी आ रही थी। मतलब आसपास के जो ग्राहक थे ना, वो भी इसके स्मेल को सूंघ के अचंभित थे। जोकिंग थोड़ा सा ना चौंक जाता है और सरिया पे इसका हाथ भी चला जाता है कि यार, पिल्स को अच्छे से देख लेता है, क्वालिटी बेहतरीन है। क्या इसने एक ही बार में पूरे इतने पिल्स एक ही बैच में रिफाइन किए थे? क्योंकि ऐसी चीजें सेकंड पिक डिसाइपल्स भी बहुत कम कर पाते हैं। वो बोलता है 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स। जू को प्राइस इसका पता था, क्योंकि देखो ये जो पिल्स हैं वो 30 स्पिरिचुअल कॉइन्स के बेचे जाते हैं और इसके 30 स्पिरिचुअल कॉइन्स, अब आपको पता है एक एक जो स्टोन होता है वो 1000 स्पिरिचुअल कॉइन्स के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अब समझ लो कैलकुलेशन था और दाम सही लगा रहे थे वो। तो ये मान जाता है। जो उसके बाद पैसा सा लेता है, फिर यहाँ से निकलने लगता है। जैसे ही ना ये दुकान के बाहरी गेट पे पहुंच रहा था ना, उधर से एक वुमेन आती है। बॉडी से अलग ही दवाई की खुशबू आ रही थी। 17-18 साल की लड़की होगी, सफेद छाता हाथ में था और ऑरेंज कलर का इसने डाउ स्ट्रोप पहना था। क्योंकि देखो पहाड़ी के नीचे वाले जो डिसाइपल्स होते हैं, जिसे हम ऑफ माउंटेन कहते हैं, वो तो ग्रे कलर का पहनते हैं। कॉन्क्लेव डिसाइपल्स ही रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते थे, मतलब रोब। जू देखता है, थोड़ा साइड हट जाता है, ये अंदर आ जाती है। अब लड़की ने देखो सफेद अम्ब्रेला लिया, बाल काफी लहराते हुए, चेहरे पे भी थोड़े आ रहे थे। वो लड़के जो लगाती है यार, उसको क्या बोलते हैं, आई लैशेस, वो भी सही लग रहे थे। और एक ऑरेंजिस कलर का कुछ तो गाउन उन भी पहना था। तब क्या ही तारीफ करो, लग रहा था कि इंसानों की दुनिया में एक परी उतर आई है। वुमेन भी जू को नोटिस कर, क्योंकि कॉन्क्लेव डिसाइपल थी तो एरोगेंट एक्ट कर सकती थी, लेकिन वैसा नहीं था। स्माइल देती और वो भी मतलब कि आप जा सकते हैं, ऐसा जो भी। फिर जू अपना निकल जाती, ये पहुंचती है तो ये जो बॉस थे यानी दुकान के, वो इसे रेस्पेक्ट दिखाते हैं। तो वो बोलती है अंकल पेंग, अब इतनी भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी पिल्स बनाते बनाते थक गई थी तो खुद लेने आ गई। दुकान वाले भी कहते हैं अरे आपकी जैसी इच्छा। फिलहाल ये वहां पहुंच, वो जो क्रैब या जो भी था ना, वो जहरीला पौधा, वो इस लड़की को दे देते हैं। लड़की अब इसे लेकर निकल ही रही थी, तभी वो पिल्स को देखती है, क्योंकि दुकान वाले ने अभी तक उसे सजा के रखा नहीं था ना, काउंटर के अंदर जहां रखते हैं लोग। एक उसमें से पिल्स उठाती है, व्हाइट पोलोसिस, पिंच करके देखती है और सरप्राइज थी। दुकान वाला पूछता है बॉस कुछ इसमें गड़बड़ है क्या? लड़की कहती है बिल्कुल नहीं। इसे स्मेल करती है नाक के पास लाके कि क्वालिटी गजब की है, ऐसे पिल्स हर रोज देखने को नहीं मिलते। दुकान वाला और अचंभित हो जाती, बॉस आप अभी जा रही थी ना, और आप तो सेकंड पीक की कॉन्क्लेव डिसाइपल, आप ऐसा कह रही हो कि इतना खतरनाक पिल है? लड़की कहती है बिल्कुल, क्योंकि व्हाइट बोलोसिस देखो पिल्स की दुनिया में भी लो लेवल के पिल्स माने जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी उसमें भी कि हर एक पिल एकदम सेम दिख रहा है, एकदम सेम आंच पे इसको मतलब बनाया गया है। वो बंदा बहुत खतरनाक होगा मेडिकल क्वालिटीज में, और कई बैच में बनाया है, लेकिन फिर भी हर एक पिल सेम है। वो पूछती है कि आपको कहाँ मिला, तो वो बताते अभी आप जा रही थी तो वो बंदा जो अभी बाहर गया ना, वो वही बंदा था। इशारा करते लेकिन जू तो यहाँ से निकल चुका। लड़की बोलती है कि अगर वो पिल्स बेचने आया तो आप खरीद लीजिए, बेचिएगा मत, मुझे खुद चाहिए ये पिल्स। दुकान वाला और अचंभित होता, उसकी भी जो उत्सुकता थी ना जू को लेकर के और बढ़ जाती है। जू इधर अपना जैसे ही पिल्स बेच कर निकलता, बहुत तेजी से अपने हार्बर की तरफ बढ़ता है, पोर्ट की तरफ। अब देखो जू सोचता है कि एक जो व्हाइट बोलूस बनाने में 3 स्पिरिचुअल कॉइन्स के खर्चे आते हैं, बेचने में अच्छा खासा बेच रहा था, ये 10 या 20 के बराबर शायद है जो भी था, तो प्रॉफिट अच्छा खासा था। तो सामान फिर अपने कल्टीवेशन का ये खरीद सकता है, क्योंकि इसके पास पैसे ज्यादा रहेंगे। और ये भी सोच रहा था ना कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी पकड़ूंगा और प्रतिबंधित क्षेत्र भी जाऊंगा तो अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ, फिर धर्मा बोर्ड को अपने अपग्रेड कर पाऊंगा। क्योंकि देखो आप 7 ब्लड आइज का डिसाइपल्स हो, नीचे वाले हो, तो हर दिन के 30 स्पिरिचुअल कॉइन्स आपको तो पे करने पड़ते हैं। तो ये सब भी फिर जू को सोचना नहीं पड़ेगा। जो पहाड़ी के ऊपर वाले डिसाइपल है, जिन्हें कॉन्क्लेव भी कहा जाता है, उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर है, क्योंकि उनको सेक्ट में जो प्रॉफिट होता है ना, उसका भी हिस्सा मिलता है। जैसे जू को ये भी पता चल चुका था कि जो पीक डिसाइपल होते हैं, जैसे 7th पीक के मेन वाले, उनके जो टोकन भी होते हैं वो बैंगनी कलर के होते हैं, कपड़े भी उनके अलग रहते हैं, मतलब जो रोब पहनते हैं, जैसे डाओइस्ट रोब या जो भी बोल लो। जैसे वो वुमेन थी जो इससे भी टकराई थी, थोड़ा तो मतलब पहले मिली थी दुकान पे, उसका भी ऑरेंज कलर का डाउइस्ट रोब था। अब इसका यही था कि मुझे तरीके सोचने पड़ेंगे, कॉन्क्लेव डिसाइपल्स को सरपास करना पड़ेगा ताकि सेक्ट के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल चुके, पैसे कमाने पड़ेंगे। जो इस दौरान देखता है ना कि बहुत सारे धर्मा बोर्ड से डिसाइपल्स बाहर निकल रहे थे, कुछ तो हलचल सी थी और ये लोग भीड़ की तरफ बढ़ रहे थे। तो जू भी उस तरफ देखता, एक बड़ी सी नाव से दिखती है भाई, 500 मीटर लंबी, लमसम में बोल लो 550। कलर भी ना थोड़ा सुनहरा था
और सूर्य की किरणों में जो कि अब अस्त हो रहे थे और खतरनाक चमक रहा था, और उस पर एक ना मकड़ी का जैसा इंसानी चेहरा बना हुआ था, इसकी एक आंखें थी। पर तभी लोग बोलते ये थर्ड आइनिस की शिप है, थर्ड आइनिस लग रहा है आ गए हैं। तो वो बोलता है ये कौन है, मतलब इसको तो कुछ पता नहीं था। जो उस तरफ देख जो ऑरा फील करता है ना, एक खतरा जैसा ऑरा फील करता है। नाव पर ना बहुत सारे स्पाइक्स वगैरह लगे थे, खतरनाक मैजिकल सिंबल्स थे, मतलब इसका डिफेंस अटैक पावर गजब का होगा। इतना खतरनाक नाव जू ने पहली बार देखा था। यार थर्माबोट्स को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, इस लेवल तक तो ले जाना पड़ेगा। ऊपर में नाव पर एक टॉल यंग मैन दिखाई देता है जिसने बैंगनी कलर का टॉफ स्ट्रोप पहना था, लेकिन ये थोड़ा डार्क था, ज्यादा डार्क दिखाता था। इस बंदे का स्टेटस और ऊंचा है और बंदे का पावर लेवल भी फाउंडेशन लेवल पे था, और जैसा भीड़ रेस्पेक्ट दिखा रही थी फाउंडेशन लेवल में भी ये बंदा नॉर्मल नहीं होगा। बंदा नाव की छोर पे आता है ना, तो जो उसके सफेद टोपी को भी देखता है, उस पर कुछ तो लिखा हुआ था प्रतिबंधित, और उस टोपी के उस कैरेक्टर में भी मानो एक अलग सा प्रेशर था। और भीड़ को देखकर उससे भी अच्छा लगता था भाई। एक तो वुमेन उसके जो पास में खड़ी थी वो क्रिस्टल बॉटल लेके खड़ी थी जिसमें कुछ लिक्विड था। एक और यंग वुमेन थी जो कि दिखने में काफी सुंदर थी, मतलब काफी तड़कते भड़कते ड्रेस भी उन्होंने पहने थे, और इनके चेहरे पर ना वो गिल्स था जैसे मछलियों को होता है। इस दौरान भीड़ चिल्लाती है ग्रीटिंग्स थर्ड हाइनेस। तो इस बंदे को देख रहा था, एक तो जू लड़कियों को देखते जो बहुत सुंदर थी, उनसे एक खतरा फील करता है तो नजरें हटा लेता है। नाव पर एक गार्ड भी था, ब्लैक रोब कुछ फिगर्स थे, उनकी भी आंखें जो थी ना वो हल्की हरी थी और मछलियों जैसे गिल्स थे, और सबका फ्लक्चुएशन तगड़ा था। एक और यंग वो मैन था बेसिकली शिप पे, जू की एज का, उसको भी गिल्स थे। ये इंसानों जैसा दिख रहे थे लेकिन अलग थे। और इस दौरान थर्ड आइनस बोल रहे थे कि यार देखो तूफान में हम फंस गए थे लेकिन फिर भी हमारी कमाई अच्छी हुई है, तो हम अपने जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर के साथ भी इनको कुछ शेयर करेंगे। और इस दौरान ना बहुत सारे केल्स इनके गार्ड इधर उछालते हैं। जू भी क्योंकि भीड़ में था तो एक पकड़ लेता है, जो सोचता है यार ये तो सही चीज है, फिर स्केल को रख लेता है। और उसके बाद ये बंदा बहुत खतरनाक था थर्ड आइनस, दोनों लड़कियों के बम पे मारता है भीड़ के बीच में, भाई मतलब क्या ही बोले। लेकिन जब ये ऐसा करता है ना, तो वो जो एक बंदा था यंग मैन इसकी एज का, उसको बुरा लग रहा था। थर्ड आइनस के तो पूरे ध्यान लड़कियों पे थी, उसे फर्क नहीं पड़ता था वो यंग मैन कैसा भी रिएक्ट करे। और फिर ये कहता है कि मेरी परम सुंदरियां यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, नाव से मत उतरना जब तक एकदम नितांत आवश्यक ना हो, तो मास्टर मुझे डांटेंगे। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि मास्टर वापस आए कि नहीं, मैं देख के आता हूँ, अगर नहीं आए होंगे तो फिर हम मजे करेंगे तीनों आज रात में। लड़कियां भी स्माइल करती है। उसके बाद ये थर्ड आइनस बोलता है कि जो सामान है इनके नाव पे वो खाली वाली कर दो, किसी चीज को खोलना मत, जो भी गार्ड्स वगैरह थे। और बोलते हर एक चीज का रिकॉर्ड करना। मैंने इन सभी चीजों को अपने बड़े भाई के लिए लाया जो कि कल्टीवेशन में है। उसके बाद ये सातवीं चोटी यानी सेवेंथ पीक की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी लोग साइड हट जाते हैं ऑब्वियसली, और लोग फिर अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जू इधर वही सोच रहा था क्या पड़ी ना होती, इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, एक दुकान ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल एक दुकान पे जाता है जो इसे स्केल मिला था, पास वो फिश बोन भी था जो जैंग सैन ने दिया था अगर आपको याद हो। इसके बदले वो पेमेंट मांग रहा, कोई छठवें पीक का डिसाइपल था जिसका दुकान था। पता चलता है 150 स्पिरिचुअल स्टोन्स। इसे लगा था शायद थोड़ा और मिलेगा, लेकिन 150 फिर भी ठीक है। वो बताते भी है कि ये कोई मछली समुद्री जो छिपकली होती है उसका स्किन है की कंडेंसेशन के 5th लेवल का, रेयर है को, लेकिन तुम यूज कर सकते हो अपने नाव को और स्ट्रॉन्ग करने में। फिर एक क्रिस्टल बॉटल में देखता कि उसका क्या काम है। दुकान पे बहुत सी चीजें थी वहां पे। वो बताता है कि वो दिल है ड्रैगन बियर्ड का, उसके बारे में पूछता तो वो अपना बताते। जू को इतना समझ में आ जाता है कि नहीं अभी भी इसकी कमाई कम है, तो अभी भी अपग्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन सुरन जितना भी अपग्रेड करा सकता था ना करवा लेता है। अब वो बॉटली में इसका नाव रहता था तो पहले से थोड़ा अलग दिखता है, पहले से थोड़ा बड़ा था, उस पर मार्किंग ओकिंग्स भी बना दिए थे उन्होंने, मतलब स्पिरिचुअल पावर थोड़ा अलग दिख रहा था नाव का। मिला जुला करके इसका नाव का एक लेवल अप हो गया था। इस दुकान वाले को ये थैंक्स बोलता है, थर्माबोट को बाहर निकालता है। नाव का साइज बढ़ चुका था, लगभग 20 से 25 मीटर के बीच में था, 3 मीटर और चौड़ाई भी इसकी ठीक ठाक थी। और अब तो ये एकदम क्रोकोडाइल जैसा दिखने भी लगा था। जू सोचता है कि इससे जल्दी जल्दी पैसे कमाने पड़ेंगे, तो थर्माबोट को और अपग्रेड कराएगा, कितना सही दिखेगा फिर वो। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।